ठीक है। मूंगा खत्म हो गया। नमस्कार, सभी का स्वागत है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां एसडीएम के पद के लिए अभिराम कुमार का चयन हो गया है। बीपीएससी के ओबीसी रैंक में पहला स्थान, ओवरऑल 38वां रैंक जो है अभिराम कुमार का आया है। और ये बड़ी खबर आ रही है दरभंगा जिला से। आपको बता दें कि दरभंगा और मधुबनी में दो जिलों में जबरदस्त खुशी की लहर है। यही अभिराम कुमार हैं, उनकी मां हैं, जो इस वक्त मिठाई खिलाकर शुभकामना दे रहे हैं। जबरदस्ती एक बार में 4 मिठाई इन्हें खिलाया जा रहा है। इनके पिता हैं, इनके भाई हैं, जो बड़े भाई हैं, सभी लोगों ने इन्हें मिलकर एसडीएम बनाया है। आपको बता दें कि अभिराम ने ज़्यादा कोई खासकर कोचिंग क्लास नहीं किया, घर में रहकर ही इन्होंने बेहतर पढ़ाई किया है और आज जिला का मान बढ़ाया है, अपने माता पिता का मान बढ़ाया है। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं बैच की परीक्षा में पूरे बिहार में 38वां रैंक लाने वाले अभिराम कुमार ने क्या कहा है वो हम आपको इंटरव्यू में सुनाएंगे। सबसे पहले देख सकते हैं अभिराम कुमार ने अपने माता पिता और परिवार वालों का आशीर्वाद पांव छूकर लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इसलिए नए अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी का पैटर्न भी बदलना होगा। ओबीसी वर्ग में खासकर उन्होंने ये कहा कि हालांकि उन्होंने कहा कि अब बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ जो खासकर प्राचार्य हैं मिथिलेश कुमार हाई स्कूल, राज हाई स्कूल के, भैरवपट्टी स्थित राज हाई स्कूल के प्राचार्य मिथिलेश कुमार के यहाँ खुशियों ने डेरा जमा दिया है। हर कोई उनके छोटे पुत्र अभिराम कुमार के एसडीएम पद पर चयन होने पर उन्हें और उनकी माता प्रभा कुमारी को बधाई देने आ रहे हैं। स्थानीय जीसस एंड मेरी एकेडमी से 10वीं और फिर राज हाई स्कूल से इंटर करने के बाद अभिराम कुमार तुमकुर के सीट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बीटेक करने चला गया था। बीटेक के बाद उसने वहीं प्राइवेट नौकरी प्राप्त कर ली। हाई प्रोफाइल खासकर सैलरी भी उन्हें दिया गया, लेकिन बड़े भाई ने अभिषेक कुमार ने उसे प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए प्रेरित किया। प्राइवेट नौकरी करते हुए अभिराम ने परीक्षा दी, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में ही असफलता हाथ लगी। इसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी और पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयारी में जुट गए। आइए आज पूरा श्रेय उन्होंने किसको दिया है और आखिरकार आने वाले छात्रों को कैसे तैयारी करना चाहिए उसके बारे में उन्होंने कहा है। इंटरव्यू सुनिए। किसी कोचिंग में नहीं गया था और खासकर स्वाध्याय के बल पर प्रारंभिक परीक्षा भी निकाली है। मुख्य परीक्षा में मैथिली के विद्वान शिक्षक नारायण झा से भी मार्गदर्शन उन्होंने प्राप्त किया है। बातचीत के अभिराम ने श्रेय माता पिता और बड़ों को दिया है। इंटरव्यू सुनिए और सभी लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे कि आने वाले बच्चे खासकर इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो सके और वो भी अभिराम जैसा ही बन सके। कितना विश्वास था बेटे के ऊपर? मुझे बहुत विश्वास था जो मेरा बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा ही। बहुत गर्व था मुझे। क्यों गर्व था? क्या करते थे? ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा पढ़ता था मेरा बेटा, पढ़ाई करता था। इसमें जो है अति नहीं था जो कि इधर उधर कोई काम करता था, बैठ करके पढ़ता था। इसीलिए मुझे भरोसा था एक दिन करेगा। क्या पढ़ता था वो पता चलता था कि नहीं कभी? हाँ चलता था। क्या? बीपीएससी की तैयारी करता था, इंजीनियरिंग किया। उतार चढ़ाव आया कि नहीं बेटे के जीवन में? बहुत आया। बहुत आया। लेकिन क्या किया, कैसे मदद किए बेटे का? सब कुछ से मदद की, खाना पीना जो रहता है कराते थे इसको हौसला। और जो पढ़ो कुछ ना कुछ होगा ही, इसके लिए हिम्मत मत हारो। समाज में मतलब समाज के लोग आते होंगे, आज कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, चाह रहे हैं? बच्चों के लिए मैं यही कहूँगी कि जो इसी तरह हिम्मत रखे, अपना हौसला रखे। एक न दिन होना ही है। क्या नाम है आपका पूरा? प्रभा कुमारी। जी ये बताएं कि जो बीपीएससी का रिजल्ट आ गया है और पूरे जिला में चर्चा है कि अभिराम ने कमाल कर दिया है। क्या कमाल आपने किया है और किन वजहों से आप आज एसडीएम बन गए हैं? क्या कारण रहा कि आप एसडीएम बन गए? जी अभी जो 67वां बीपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें मुझे ओवरऑल बिहार में 38 रैंक है, ओबीसी में पहला रैंक है और जो मेरा ऑप्शनल था मैथिली लैंग्वेज एंड लिटरेचर उसमें मेरा हाईएस्ट मार्क्स है। और सफलता का राज यही है कि मैं सतत जो है इसमें लगा रहा और कभी भी हिम्मत नहीं हारा। मैं प्रिपरेशन करता रहा, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति रहे। मैं अपना जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखा और वही का नतीजा है कि मैं आज एसडीएम के पद पे सेलेक्ट हुआ। राह कितना आसान था या फिर कितना कठिन था उसके बारे में चर्चा करें। बताएं कि आखिरकार इससे पहले आप क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? बीपीएससी के बारे में कहाँ से सोचा आपने, या फिर एसडीएम बनने के लिए पहले से सोच रहे थे या फिर अचानक बन गए एसडीएम? जी नहीं, मैं जो है पहले जॉब में था। एयरक्राफ्ट एक कंपनी थी, उसमें मैं डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पे कार्यरत था और बहुत ही अच्छे पैकेज के साथ मैं बेंगलोर में जॉब कर रहा था।
लेकिन कहीं ना कहीं भावना थी कि सिविल सर्विसेज में आऊँ, और लोगों से जो मेरा लगाव था वो मेरे भैया मेरे पापा लोग बखूबी जानते थे। तो भैया ऐसे ही बात होती थी हम लोगों की, तो वो बोले कि आप बहुत अच्छे जगह पे हो, लेकिन इससे भी और अच्छा आप कर सकते हैं, तो आप ऐसा करिए कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए। ये बात कौन बोला था? ये भैया बोले थे। क्या लग रहा है कि यही बात आपके जीवन के लिए टर्न आउट मतलब हो गया ये बात जो? जी, मुझे लगता है यही एक पॉइंट था जो मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहा। भैया अगर हमको परसिस्ट नहीं करते, वो अगर मुझे मोटिवेट नहीं करते, तो मैं कभी प्रिपरेशन में नहीं आ पाता जी। तो इसी के वजह से है कि मैं प्रिपरेशन में आया, और उसके बाद हालांकि लंबा समय लगा सफलता पाने में, बट आज जो भी रिजल्ट है उससे बहुत खुशी है, बेहद खुशी है। और इसका सारा श्रेय मेरी माता जो है, जिन्होंने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया बचपन से ही, अकेले ही रही। मेरी माँ श्रीमती प्रभा कुमारी, गांव में हम लोग रहते थे, बट माँ अकेले यहाँ पे आके खुद मुझे यहाँ पे रखी बस पढ़ाने के लिए, और अकेले रह के हम लोगों की परवरिश की। पापा जॉब में थे दूसरे जगह, बाद में हालांकि वो ट्रांसफ़र करवा के आ गए दरभंगा, लेकिन इनिशियल स्टेज में माँ ही रखी, पाल पोस के पढ़ाई हम लोगों को। ये बताएं कि खासकर जो पढ़ाई का समय था आपका वो किस टाइम हुआ करता था या कितने घंटे हुआ करता था, चाहे आपने किन किताबों का सहारा लिया आपने, इन सभी बातों का? जी, पहले जब मैं तैयारी करता था, यूपीएससी का प्रिपरेशन करता था, तो फुल फोकस्ड मैं 24 आवर सिर्फ प्रिपरेशन करता था। लेकिन जब मैं कोरोना के काल में यहाँ आ गया और मैंने डिसाइड किया कि नहीं, काफ़ी लंबा समय हो गया है, अब बीपीएससी पे फोकस करना चाहिए और एक जॉब ले लेना चाहिए, तो फिर मैं यहीं पे अपने घर में रह के दरभंगा में यहीं से तैयारी किया। इससे पहले भी मैं कहीं पे कोचिंग नहीं किया हूँ, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी किया है भैया के मार्गदर्शन में। और नारायण झा सर हैं, उन्होंने ऑप्शनल पढ़ाया, और एक हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं जो 64वीं बीपीएससी में सेलेक्टेड भी हैं अभी आरओ के पद पे, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। उनका नाम दिव्य प्रकाश अस्थाना है और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। कहाँ के रहने वाले हो? वो मोतिहारी के रहने वाले हैं। आपके कितने स्टूडेंट निकाला है बीपीएससी? आपने जिनको पढ़ाया है, आप पढ़ाते भी थे जी। तो कितने स्टूडेंट आपके निकले हैं बीपीएससी में? जी, जब मेरा प्रिपरेशन हो गया था तो मैं फिर बच्चों को गाइड भी करने लगा, तो इंटरव्यू प्रोग्राम में हम लोग चलाते थे, तो उसमें 65th बीपीएससी और 66th बीपीएससी में मैंने बच्चों को गाइड किया था। तो 65th में काफ़ी लोग किए और एसडीएम डीएसपी के पद पे भी अभी कार्यरत हैं। खुशी की बात यह है कि मेरे ब्लॉक में ही जो अभी कार्यरत हैं वो भी जो है हमारे ही मार्गदर्शन में उन्होंने अपने इंटरव्यू की तैयारी की थी, तो काफ़ी बेहद खुशी होती है इस सब। पढ़ाई के दौरान क्या परेशानी होती थी? अगर पढ़ाई की बात करें तो जैसे कि परिवार में काम करना है, मार्केट जाना है, सब्जी मार्केट हो या फिर और बहुत सारा ऐसा काम होता है, तो क्या ये सब भी करने के लिए मतलब परेशानी होती थी क्या? जी, जब आप घर में रहते हैं तो आपको घर के साथ भी जुड़ना होता है, आप अलग नहीं रह सकते हैं, और यही कारण, और मैं परिवार में सबसे छोटा भी हूँ, तो थोड़ा जिम्मेदारी होता है कि जो घर के काम है उसमें हाथ बटाऊँ। तो होता था ऐसा कि मुझे बाहर सब्जी लाने के लिए या फिर घर के काम में हाथ बटाने में मुझे कहा जाता था, तो इससे डिस्टर्बेंस नहीं, आपको पढ़ाई से जब आप बोर हो जाते हैं तो आप 2-3 घंटे आप घर में भी जो है टाइम दे सकते हैं, अपने माता पिता से बात कर सकते हैं। वो लोग अच्छे मोटिवेटर हैं, उन लोगों को ही देख के मोटिवेशन आती है। रिश्ता मेंटेन करते थे कि नहीं? रिश्ता जो होता है, जो परिवार का रिश्ता है, दीदी मामा चाहे जो भी क्लोज रिलेशन है, उसको मेंटेन करते थे कि नहीं? जी ज़रूर, मैं किसी से भी अलग नहीं रहा। ये मेरे में एक आप खासियत बोल सकते हैं कि मैं अपने गांव में भी अपने सारे रिलेटिव से और अपने नानी गांव में भी सब सारे रिलेटिव से मैं हमेशा जुड़ा रहा, और साथ में पढ़ाई भी करता रहा, कभी पढ़ाई से मैं हटा नहीं। आप शहर में रहते हैं, गांव के जो आपके खासकर आपके समाज के बच्चे हों या फिर आपके क्षेत्र के बच्चे हों, जिनके पास कोचिंग क्लास भी ठीक से जाने के लिए पैसा नहीं होता है या फिर बहुत सारी ऐसी परेशानी होती है, उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, अभी का जो टाइम है, पढ़ने के लिए क्या सब होना चाहिए और क्या सब नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर किसी को सफलता पाना है तो वो बस एक चीज़ होना चाहिए, उसमें जुनून होना चाहिए और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैंने कभी किसी कोचिंग में नहीं गया, मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी किया है, और हालांकि अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो मटेरियल है उसको मैंने वहाँ से लिया है, जो भी फ्री में अवेलेबल था। मैंने कोई भी कोर्स कहीं पे परचेज नहीं किया है, तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ वगैरह जो भी हेल्प होता है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल हैं, मैंने मृणाल सर की वीडियो देखी है, वो फ्री में अवेलेबल है। बायजूस पे द हिंदू का एक्सप्लेनेशन आता है, मैं वो देखा करता था। सारे जो भी फ्री सोर्स है वो मैं नहीं, और क्या क्या, जैसे किताब की हमने बात किया, तो किताब आपने क्या पढ़ाई की? आपने कौन सी किताब का यूज किया? पढ़ाई के लिए स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना होता है। जैसे सबसे बेसिक जो है वो एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी से आपको स्टार्ट करना होता है। और जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो एनसीईआरटी से स्टार्ट किया। उसके बाद बेसिक स्टैंडर्ड बुक जैसे हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम जो राजीव अहीर सर की बुक है वो फॉलो किया। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत सर की बुक, उसको मैंने फॉलो किया। और साथ में जो लुसेंट है उसको किया, घटनाचक्र जैसे बुक का हेल्प लिया, और इन्हीं सब बुकों से मुझे सफलता मिली।
जो पढ़ाई का टाइमिंग होता था उसके बारे में आपने नहीं बताया, कौन सा टाइमिंग होता था पढ़ाई का? जी, घर में अभी जब से मैं यहाँ पे घर पे रह रहा हूँ तो टाइमिंग ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। सुबह उठता था, मुझे काफ़ी सपोर्टिव रहे घर के लोग, कभी उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया और मैं सुबह से ही पढ़ता था। जब भी बोर हो जाता था तो अपने मम्मी पापा के साथ हंसी मजाक, भैया के साथ हंसी मजाक करता था और फिर पढ़ाई में लग जाता था। सोशल मीडिया कितना यूज़ कर पा रहे थे? जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या फिर यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, इन सबको कितना अपने पास में रखा था आपने? मतलब इससे कितना लगाव था आपको? मैं सोशल मीडिया से हमेशा से दूर रहा हूँ। हालांकि व्हाट्सअप आज के टाइम में कंपलसरी है, आपको ज़रूरत होती है। और इसके अलावा यूट्यूब का मैंने बहुत सहारा लिया। बहुत सारे चैनल्स हैं जो लोग स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, जैसा आपका चैनल है, मैं वहाँ पे वीडियोस देखता था और मोटिवेट होता था कि आपका चैनल भारत उदय जो समाचार है उस पर मैं मोटिवेशन की वीडियोस देखता था। इसके अलावा यूट्यूब पे जो दृष्टि आईएएस के विकास दिवकीर्ति सर हैं उनका वीडियो देखता था। बायजूस पे बहुत अच्छी वीडियो आती थी, मैं वो देखा करता था। और सोशल मीडिया से मैं थोड़ा दूरी बना के रखता था। मेरे पास ना इंस्टा था ना फेसबुक था मेरे पास, बट मैं यूज़ नहीं करता था। माता जी को श्रेय आपने दे दिया, भाई को श्रेय दे दिया, पिताजी ने क्या किया? पिताजी तो रीढ़ की हड्डी हैं, उनके बिना तो मतलब सफलता संभव ही नहीं है। आप मतलब मैंने बताया अपने मम्मी भैया के बारे में, बट पापा के बिना संभव ही नहीं है कि आप तैयारी कर सकें। वो रीढ़ की हड्डी है हमारे लिए और हमेशा से हमारे लिए ही उन्होंने जो भी काम किया हमारे लिए ही किया। वो कितना मोटिवेट करते थे, क्या बताते थे? कुछ कहानियाँ भी बताते थे क्या बाहर का, जैसे उनके दोस्त के बच्चे पढ़ते होंगे, या कुछ ऐसा कुछ कहानी भी बताते थे क्या? जी, एक खासियत जो रही मेरे पेरेंट्स में वो ये रही कि लोगों से वो इन्फ्लुएंस नहीं हुए। उनको बहुत कुछ सुनना पड़ा कि आपका बेटा इतने दिन से तैयारी कर रहा है, कुछ सफलता हाथ नहीं मिल रही है, आप भेज दीजिए कहीं और जॉब करेगा। ये एक खासियत रही कि आज तक मेरे परिवार के किसी सदस्य ने मुझे ये नहीं कहा कि बहुत लंबा समय हो गया, आप चले जाइए तैयारी कीजिए। हमेशा से मोटिवेट करते रहे। पापा हमेशा बोलते थे कि तैयारी करो, पैसा मेरा खर्च हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है, हम दे रहे हैं, जब तक हम रहेंगे देंगे, तुम तैयारी करो। माँ हमेशा मोटिवेट करती थी कि हिम्मत मत हारो, थोड़ा थोड़ा के लिए रह जाता है, तुम तैयारी करते रहो, सफलता मिलेगी। लास्ट में बच्चों को क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे लोगों को जो बच्चे? जी, जिनके पास मतलब सुविधा नहीं है, जिनके पास पैसे की कमी है, मैं तो कहूँगा मैं 100 अध्याय से पास किया हूँ, आप भी कर सकते हैं। बस आपको जुनूनी बनना पड़ेगा। जिस चीज़ का भी आप प्रिपरेशन करते हैं आपको फुल फोकस उस पर करना पड़ेगा। आस पड़ोस के लोग आपको ताने जरूर देंगे, उन सबको अवॉइड करके सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। है कि खासकर जो बच्चे पढ़ते हैं, खासकर इसमें लड़कियां जिनका शादी जल्द करने के लिए प्रयास में रहते हैं परिवार के लोग पढ़ाने के लिए, तो आजकल पढ़ाई तो ज़्यादा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन शादी जल्दी करने के प्रयास में लग जाते हैं। एक अटैम्प्ट नहीं पूरा हुआ तो शादी कर दो, ससुराल भेज दो। क्या इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं सब्र रखना होगा। मेरे पेरेंट्स जो हैं काफ़ी दिनों से सब्र रखे, जिसका परिणाम है कि मैं यहाँ पे हूँ। तो जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं मैं उनसे यही विनती करता हूँ कि आप सब्र रखिए, अपने बच्चों पर भरोसा रखिए। आप भरोसा रखेंगे, हौसला बना के रखेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। एक बार नहीं मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी। सच्चे दिल से अगर सफलता की जाए, मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। तो सब्र रखें, जो भी गार्जियन है वो आप सब्र रखें और बच्चों पे आप भरोसा रखिए। अक्सर ये देखा जाता है कि जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। खास करके जो महिलाएं हैं, कम एज में शादी हो जाती है उनकी, वो पढ़ाई अपना कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। तो जो ऐसी महिलाएं हैं जिनका शादी हो गया है, वो लोग हौसला ना हारें। समाज में ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे मेरे साथ ही तैयारी कर रही थी, मेरी बहन जैसी हैं ज्योति कुमारी, वो एमईओ के पद पे अभी कार्यरत हुई है, हमारे साथ पास की है और वो एक बच्चे की माँ भी है, गृहिणी है, और शादी कम एज में उनका हो गया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और वो सफलता पाए। तो वो अगर कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। खासकर अगर दलित महादलित की बात करें तो ऐसे परिवारों में देखा जाता है कि महिलाओं का जो पढ़ाई है वो काफ़ी हद तक नहीं आगे बढ़ाते हैं। क्या ये बात है, सही है? जी, कहीं ना कहीं तो समाज में जो पिछड़े लोग हैं उनमें कमी है, वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। पढ़ाई का जो है बहुत इम्पोर्टेंस है समाज में, और व्यक्तिगत रूप से भी बहुत इम्पोर्टेंस है। एक अच्छा समाज तभी बनाया जा सकता है जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और योग्य बनाएंगे। तो मैं जो भी लोग हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा का क्लासेस जो होते हैं उसका रोल कितना है? खासकर देखा जाता है कि अधिकतर बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं शहर में कि ये बच्चा पास किया, वो बच्चा पास किया। तो क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बीपीएससी की तैयारी में मुझे नहीं लगता है कि किसी जो कोचिंग है उसके हेल्प की ज़रूरत है। और ख़ास करके जो भी कोचिंग यहाँ पे हैं बीपीएससी में, वो सब मार्गदर्शन सही से नहीं कर रही हैं। जो रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम के उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं वो। जैसे मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने खुद से ही किया सब कुछ, मेंस आंसर राइटिंग हो चाहे कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी हो, वो मैंने खुद से ही किया। हालांकि जो मॉक इंटरव्यू है वो मैंने 3 कोचिंग में दिया था, और जो लक्ष्य सिविल सेवा संस्था है उन्होंने PN झा सर ने मुझे हेल्प किया मॉक इंटरव्यू में। और सबसे ज़्यादा
जो मॉक इंटरव्यू में हेल्प किए वो थे पवन सर। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझे हर दिन 1 घंटा उन्होंने टाइम दिया, और जो मेरा व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, उसको बाहर लाने में उन्होंने बहुत बहुत बड़ा हेल्प किया। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ मनोज सर का, पवन सर का और PN झा सर का। मैं बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे मॉक इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प किया, जिसकी वजह से मेरी सफलता मुझे मिल पाई। मित्रों का कितना सहायता लिए आप, कितना दोस्तों का सहायता हुआ मिला, या फिर क्या कहेंगे उनके बारे में? मित्रों के सहयोग के बिना सफलता असंभव है, और मेरे जो सिलेक्शन है उसमें मित्रों का बहुत बड़ा रोल रहा है। जैसे कि हमारे मित्र हैं दिव्य प्रकाश अस्थाना सर हैं, अहमद बिलाल अनवर जो IFOS हैं, और मेरे बड़े भैया अभिषेक कुमार हैं। एक नेहा नाम की लड़की है जिन्होंने मुझे नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया। इसके साथ और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सहयोग करते रहे, जैसे दरभंगा में ही नजमुल है, और इन लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया प्रिपरेशन के दौरान। बेटा ने पद हासिल किया है, क्या हासिल किया है, और अगर अभिराम की बात करें, कैसा स्वभाव रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में पूरा? शुरू से ही लड़का बहुत टैलेंटेड था और बहुत चंचल था। लगता था कि कुछ न कुछ आगे जा करके करेगा, और ऐसा वो किया भी। वो मैट्रिक करने के बाद यहाँ मेरे ही स्कूल में नाम लिखाया, और यहाँ से इंटर करने के बाद वो ग्रेजुएशन के लिए चला गया तुमकुर, और वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद ये जॉब में चला गया। जब जॉब कर रहा था तो अपार खुशी माँ बाप को होता ही है, बहुत खुश थे। लेकिन मेरे बड़े लड़का जो थे वो UPSC का तैयारी कर रहा था दिल्ली में, और उसी के मार्गदर्शन में वो कहा तुम छोड़ करके यहाँ आ जाओ। तो हमको रात को एक दिन फ़ोन किया, जो पापा हम वहाँ से चाहते हैं छोड़ करके आ जाए। तो हम लोग तो टीचर हैं, लेकिन तुम लोग अब इंजीनियर है, तो तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को जो अच्छा लगता है, तुम अपना भविष्य का स्वयं निर्माता है, तुम लोग करो। और वो जॉब छोड़ करके आ गया दिल्ली, और दिल्ली में UPSC का तैयारी वहीं से कर रहा था। कोरोना के समय में ऐसा हुआ, जो घर आया तो हम कह गया अब यहाँ से मत जाओ, तुम लोग तैयारी करो। और तैयारी किया, अच्छा से तैयारी किया, पढ़ता था, मेहनत से पढ़ता था, और जिसका फल आज है, जो इतना अच्छा रैंक से SDM बना है, और हम लोगों के परिवार में पूरा खुशी है। क्या बना है? SDM बना है। क्या रैंक आया है? क्या रैंक 1 आया है, OBC में 1 रैंक लाया है, और ऑप्शनल में पूरा टॉप किया है। ऑप्शनल में इससे पहले ब्रेकर है ये, जो मैथिली में ऑप्शनल, और इसका श्रेय नारायण झा का है। जब ये लोग नारायण झा से मैथिली की बात कर रहे थे, मैथिली में क्या किया इन्होंने? मैथिली में ब्रेक किया, माने इससे पहले इतना नंबर किसी को आया ही नहीं, 206 नंबर आया है। और 206 नंबर आज तक मैथिली जिस दिन से ऑप्शनल हुआ है, किसी लड़का को आज तक नहीं प्राप्त हुआ है, यही हासिल किया है। श्रेय दे रहे हैं? इसका श्रेय इनके भाई को और नारायण झा को। नारायण झा कौन हुए? नारायण झा टीचर हैं मिथिला यूनिवर्सिटी में, और निस्वार्थ भाव से वो पढ़ाते थे। जब हम स्कूल से आते थे, इन लोगों का क्लास चलता था, तो सर का इतना बढ़िया वो पढ़ाते थे मैथिली, जो हम भी वहाँ जा करके बैठ जाते थे, सुनते थे जो क्या पढ़ाई हो रही है। और बहुत रोचक ढंग से मैथिली का प्रिपरेशन इनको कराया गया, जिसका परिणाम हुआ जो इतना अच्छा इनको मैथिली में नंबर आया। और क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मिथिलेश कुमार है। आप क्या करते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली टीचर हैं हाई स्कूल में, राज हाई स्कूल में टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं। और मैं भी BPSC से 2014 में BPSC से हम प्रिंसिपल बने हैं, और राज स्कूल में अभी पदस्थापित हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोगों का घर सुदूर देहात में भूतही बलान में है, और भूतही बलान में कहीं से कोई आवागमन का और कोई पढ़ाई लिखाई का कोई सुविधा नहीं है। जब हम टीचर बने तो सभी बच्चा के साथ बाहर आकर के रहने लगे, और इसके पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस किए, जिसका परिणाम आज हुआ जो अभिराम BPSC में 1 रैंक ला करके OBC में अभी SDM बना है। किए अभिराम को बनाने में क्या मदद किए है, क्या लगा आपको? अभिराम शुरू से ही बहुत मेधावी लड़का रहा है, तो मदद ये पहले एग्ज़ाम BPSC का तैयारी तो नहीं कर रहा था, लेकिन इसके दिमाग में हमेशा था कि कोई ऐसा जॉब करे जो जनता से जुड़ सके, और कुछ सेवा का भावना पहले से ही था, बचपन से। तो मैंने बोला कि आप तैयारी कर सकते हैं UPSC BPSC का तैयारी। तो ये तो जॉब कर रहे थे, और इनके पास मतलब अच्छा खासा पैकेज भी था। तो घर में ऐसा था कि मतलब कन्फ्यूजन बना हुआ था कि आए कि नहीं आए। तो मैंने सोचा जो सोच लिया है तो आना ही चाहिए, क्योंकि कुछ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। ये जॉब छोड़ा 2017 में, और तब से लगा रहा, और बहुत फ्रस्ट्रेशन का मतलब टाइम, वो जो दरमियान था बहुत फ्रस्ट्रेशन का था, क्योंकि 2 बार UPSC नहीं क्वालिफाई कर पाया। उसके बाद फिर कोरोना के कारण यहाँ आना पड़ा, तो फिर BPSC का तैयारी शुरू कर दिया। तो BPSC में भी एक बार सफलता नहीं मिला, तो दूसरी बार में
जो 67th बीपीएससी है तो उसमें सफलता मिल गया। तो टाइम बहुत लंबा लगा उस कौन से इसमें बैठे थे ये बीपीएससी में? 66 और 60 सीरियस अटेम्प्ट 66 ही था। उससे पहले बैठा था लेकिन यूपीएससी के साथ कर रहा था तो कोई सिलेबस उसका नहीं दे रहा था, तो उसको आप नहीं मान सकते हैं। आप क्या गाइडलाइंस इनको दिए? गाइडलाइंस जो हम पढ़ते थे दिल्ली में, तो जो एक रिक्वायरमेंट होता है आईएएस बनने के लिए, सबसे अच्छा रिक्वायरमेंट ये है कि आप पहले से उस तरह का बने, आपका स्वभाव उस तरह से मोल्ड हो समय के साथ कि आप जनता के बीच जब जाएं तो एक्सक्लूडेड लोग फील नहीं करें, लोग ऐसा फील ना करें कि कोई शहर का बच्चा आ गया जो ग्राउंड रियलिटी नहीं जानता। आप भी पढ़ाए हैं इनको क्या? मैंने मैथिली शुरू किया था, मैंने इनको ऑप्शनल मैथिली ही दिलवाया था कि मैथिली बहुत अच्छा है और अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है। मैं खुद जब तैयारी करने गया तो मेरे पास बहुत ऑप्शन था, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मेरा भी है, तो मैं सोच रहा था कि ज्योग्राफी ले लूँ, लेकिन जब मैंने मैथिली का सिलेबस देखा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और मैंने जब वहाँ क्लास किया तो मुझे लगा कि मैथिली कैसा है जो पूरा उत्तर बिहार का जो कल्चर उसमें इंक्लूड हो जाता है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। कितना खुशी हो रहा है आज? बहुत खुशी है। आप बड़े हैं अभिराम जी से, जी। लग रहे हैं जैसे छोटे हैं आप और अभिराम जी बड़े लग रहे हैं। हाँ। तो क्या कभी दोनों में झगड़ा वगड़ा हुआ कि नहीं कभी बचपन से? ऐसा होता ही कुछ? रहता है, अभी भी होता है। अभी भी होता है? किस बात पर होता है अभिराम जी में? क्या किस बात पर हो जाता है ऐसा? घर का मतलब जो हंसी मजाक है उसमें ही हो जाता है, बाकी कोई ऐसा झगड़ा